वालेकुम, दिस इज मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 8 जुलाई वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर और मशरक़ वस्ती में आधी रात से बहुत आगे का वक्त है मेरा ख्याल है। और यही मेरा सेंटर ऑफ अटेंशन और मेरा फोकस है इस वक्त। मेरा ख्याल है बाज़ जगहों पे इस वक्त 2:30 होंगे, सुबह के 3 बजे होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म का वक्त होगा। और इस टाइमिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज अब से तकरीबन 45-50 मिनट पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के सदर्न कोस्ट के ऊपर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड पे, जहां ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, ड्रोन फैसिलिटीज़ हैं, उनके नेवल सेंटर्स हैं, वहां पर मैसिव एयर बॉम्बिंग और कैंपेन का उन्होंने आगाज़ किया, जिसमें सेंट्रल कमांड ये कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंकरा से निकलने से पहले तुर्की से इसके अहकाम जारी किए हैं। और सेंट्रल कमांड का क्लेम और दावा यह है कि वो एक ही दफ़ा अब ईरान की जितनी भी एबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की, ब्लॉक करने की, उसे वो डिग्रेड कर देंगे, तकरीबन ख़त्म ही कर देंगे, इसमें उनका क्लेम है। अब वो ख़त्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो अगले चंद घंटों में जब इसकी असेसमेंट हमारे सामने आएगी, ईरानियन क्लेम्स आएंगे, इंडिपेंडेंट एनालिसिस हमारे सामने आएगा, मैं उस वक्त बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पैट्रियन के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है इसका आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अब तक की जो हमारे सामने डेवलपमेंट्स हैं, जो सीक्वेंस इवेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता चला जाऊं। देखिए, मैं कई घंटों से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज मसलसल अंकरा से, जहां पर मौजूद थे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, नेटो के समिट के हवाले से, जहां उनका एक हनीमून और बॉन होमी चल रहा है तुर्की प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के साथ। तो मैं वहां से आने वाली स्टेटमेंट्स और डेवलपमेंट्स को मसलसल देख रहा था। और वहां पर ये क्लेम तो कई घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे कि आज रात, वेडनेसडे की रात को, हम मैसिव बॉम्बिंग जो है वो ईरान पे करेंगे। और मेरे हिसाब से तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डील है, दैट इज ओवर। मुझे इसका कोई फ्यूचर जो है नजर नहीं आता। ईरानियंस आर नॉट गुड पीपल, दे आर स्कम ऑफ द अर्थ है, क्या उनकी और भी टर्म्स थी उनकी, कि दीज आर द स्कम ऑफ द अर्थ, दे आर सिक पीपल एंड ऑल दैट। तो हम हमला करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसराइली अखबार हारित्स का ये फ्लैश था। उसके बाद फिर CNN, फिर वॉशिंगटन पोस्ट, फिर AFP, फिर रॉयटर्स, तमाम ने इसको रिपोर्ट किया। अब तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई भी इस वक्त बड़ी जो न्यूज़ साइट है, उसकी हेडलाइन है ये इस वक्त के ईरान के ऊपर हमले जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन इसकी पीछे की सीक्वेंस ये है कि ट्यूसडे के दिन से इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया मशरक़ वस्ती में, कि 3 जो टैंकर्स हैं, जिसमें से एक सऊदी सुपर टैंकर, एक कतरी टैंकर और तीसरा जो है उसका हमें पता नहीं चला, उनके ऊपर प्रोजेक्टाइल अटैक हुए हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं, जिसके नतीजे में कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, तेल को आग नहीं लगी। लेकिन उनका जो ब्रिज है या उनका जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद अमेरिका ने पहले पहले अमेरिका की, अच्छा, मुझे उसी वक्त लग रहा था कि अमेरिकन अब काउंटर स्ट्राइक करेंगे इसका बदला लेने के लिए। जाहिर है, एक हमने ये टिट फॉर टैट का हम पैटर्न को पिछले चंद हफ्तों से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल था कि फौरी तौर पे अमेरिकन काउंटर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जब पहले अमेरिकन ट्रेजरी की तरफ से ये पोजीशन आई कि हमने ईरान को जो ऑयल एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी थी इंटरनेशनल प्राइसेस में, हम उसे फौरी तौर पे विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस दफ़ा शायद अमेरिकन ने ये सोचा है कि हमें स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए, हमें ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी ले लेनी चाहिए। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद फिर हमने देखा कि सेंट्रल कमांड ने ईरान में ये क्लेम किया कि हमने 80 से ज़्यादा मुकामात पे, शहरों पे, साउथ में तकरीबन कोई शहर, ईरान का ईरान का जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईरान का जो साउथ है, उसमें शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां पर अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने ये हमले नहीं किए, जो 80+ टारगेट्स में थे। अब ईरानी नीचे नहीं बैठे, उन्होंने उसके जवाब में 85 टारगेट्स उन्होंने कहा कि हमने हिट किए हैं। और ये उन्होंने हिट किए हैं बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर। इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इस दफ़ा जब ईरान ने काउंटर स्ट्राइक्स की बेसिस पे, तो उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात पे कोई हमला नहीं किया, उन्होंने सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं किया, उन्होंने कतर की किसी फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस चला है, इसके नतीजे में ईरान की जो टारगेटिंग स्पेस है, ईरान की जो रिस्पॉन्ड करने की स्पेस है, ईरान की जो अमेरिका को इस खत्ते में हिट करने की स्पेस है, वो नैरो होती चली जा रही है। ईरान का जो लेवरेज है वो कम होता चला जा रहा है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बार बार अपने इस एनालिसिस में कि जो अब तक का सारा प्रोसेस चला है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस, एंगेजमेंट, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका नतीजा ये है कि ईरान ये महसूस करता है कि उसका जो लेवरेज है इस थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, वो अमेरिका और इसराइल कम करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरानियंस जो हैं वो घबराए भी हुए हैं, वो डेस्परेट भी हैं, और वो इसका हल जो है निकालना चाहते हैं। और इसी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अंकारा में थे।
रजब तय्यब एर्दोगान के साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनका एक हनीमून चल रहा है बहुत पहले से। जो हमारे टर्किश फ्रेंड्स थे, जैसे मुस्तफ़ा अक्योल हैं, प्रोफेसर कुरो हैं, इन लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो ये मुझे बता रहे थे कई महीनों पहले, बल्कि एक साल पहले कह लें, जब मीडिया ने इससे रिपोर्ट नहीं किया था, कि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत ही ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लिया, और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग चुके हैं। लेकिन अब अंकारा में जो समिट था, जिसमें जाते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं समिट में जा ही इसलिए रहा हूं कि मेरा दोस्त जो है, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुर्किश प्रेसिडेंट, उसने मुझे वहां पे बुलाया, वरना शायद वो जाते ही ना। तो वहां पे उनका बहुत बानहुमी देखी गई। लेकिन उस तमाम तर बानहुमी के बावजूद F-35 वो दे रहे हैं तुर्की को कि नहीं दे रहे, वो चीज़ क्लियर नहीं हो सकी। जब वो वहां पहुंच रहे थे, उन्होंने ये हिंट किया कि हम तुर्की को दोबारा F-35 प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, तुर्की को F-35 जहाज मिल सकेंगे। इससे पहले F-110, F-110 जो GE इंजन हैं, जो कि तुर्की को चाहिए कान स्टेल्थ फाइटर के लिए, वो भी था कि उनको मिलेंगे। उसका ऐलान भी ऑलमोस्ट मतलब तुर्की ने कर दिया था कि 40 जहाज़ों के लिए उनको इंजन जो है वो मिलेंगे। ताहम इन्हीं 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई, वो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने बड़ी खुल के ये पोजीशन ली है कि तुर्की को ये ना तो इंजन मिलने चाहिए GE के कान के स्टेल्थ फाइटर के लिए, ना ही उनको F-35 प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलना चाहिए। और इसराइल की पोजीशन ये है कि अगर ऐसा होगा तो इसराइल की जो एयर डोमिनेंस है और इसराइल का जो खित्ते में एज है, उसमें कमी होगी। अब आप देख रहे हैं कि बतदरीज टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की एडवांसमेंट की वजह से तुर्की और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता आमने सामने आते चले जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसका मैंने कुछ अर्से पहले ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स ही की एडवांसमेंट की वजह से किसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और इसराइल भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, लेकिन इसका खतरा, रिस्क एंड पोटेंशियल पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती। लेकिन खुल के पोजीशन ली है इसराइल ने तुर्की के इन वेपन्स में, और उसका इफेक्ट ये निकला। और यूरोपियंस भी बहुत ज़्यादा ट्रंप के साथ नहीं है, हालांकि तुर्की नेटो का पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो तुर्की की हैं। तो नेट रिजल्ट उसका ये निकला है ईरान से पहले, कि ट्रंप ने ये कहा है कि हम इसको कंसिडर करेंगे, जो चीज़ पहले डन डील लगती थी उसे हम कंसिडर करेंगे। ताहम रजब तैयब एर्दोगान का कहना यह है कि ग्रीस जिसने मुखालफत की है और इसराइल जिसने मुखालफत की है, इनकी मुखालफत इज आइदर हेयर नॉट देयर, और हमें इसकी कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है, हम इसको घास नहीं डालते ज़्यादा। अब जब वहां पे ट्रंप ने फिर क्या कहा, ट्रंप ने जो लीडिंग स्टेटमेंट इस वक्त दुनिया भर के ज़राए अखबारात में है ईरान के हवाले से, ट्रंप से जब सवाल पूछे गए कि भाई आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेड हो गया है, ख़त्म हो गया, आखिर उसका क्या होगा जब आप कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं अब इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, दिस इज़ ओवर। लेकिन अगर मेरे नेगोशिएटर्स और मेरी टीम, इशारा उनका JD वैंस और उनकी टीम की तरफ है, अगर ये इसमें कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ये दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इसकी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं अब ईरानियों से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि दीज आर सिक पीपल, दीज आर द स्कम ऑफ द अर्थ। फिर उन्होंने एक जर्नलिस्ट को कहा कि यू नो व्हाट स्कम मीन्स, व्हाट सिक मीन्स। इसके फौरन बाद, अभी हमला अभी नहीं हुआ था ईरान के ऊपर, जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई कि दी ओनली वे फॉरवर्ड इज डिप्लोमेसी, एंगेजमेंट करनी होगी वगैरह वगैरह। और फिर कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी जो हैं, उन्होंने टेलीफोन कॉन्वर्जेशन की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची के साथ, और दोनों ने डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट के ऊपर जोर दिया। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान और कतर दोनों बेसिकली तौर पे अपनी पब्लिसिटी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनका कोई सम टोटल इफेक्ट नहीं है। ये अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए लुब्रिकेंट्स का रोल प्रोवाइड करते हैं, ये अमेरिका के एलचियों के तौर पे एक्ट करते हैं। फाइनल जो आउटकम होता है वो फिर भी अमेरिका और ईरान के दरमियान में ही होता है, और ईरानियंस भी इनको अमेरिका के एलचियों की हैसियत से ही देखते हैं। फिर लेकिन ट्रंप के जो कमेंट्स थे, उससे ये लगा कि ट्रंप बिल्कुल ज़ाती तौर पे कम से कम नेगोशिएशंस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब अच्छा, ट्रंप के जो कमेंट्स हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्योंकि ये अमेरिका के हमलों से बहुत पहले ये ट्रंप के कमेंट्स जो हैं, ये अमेरिका के मीडिया में डिस्कस हो रहे थे, टेलीविजन के ऊपर भी और अखबारात के अंदर भी। तो ट्रंप ने जो कमेंट्स किए हैं कि ईरानी सिख हैं, स्कम हैं, घटिया लोग हैं, डिसऑनरेबल हैं, इसका अमेरिकन एनालिसिस ये है कि दिस इज नाउ अ टोटल रिवर्सल ऑफ द पोजिशन। नॉट दैट कि डोनाल्ड ट्रंप रिवर्सल नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप तो सुबह शाम रिवर्सल ही करते हैं, लेकिन ये अब उस पोजीशन का सिर्फ चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, जब 17 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से प्रोग्रेस हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में थे उस वक्त प्रोग्रेस हुई, तो ट्रंप ने ये कहा था कि ये रैशनल लोग हैं, मंतकी लोग हैं ईरानी लीडरशिप, हम तो इनको गलत समझते थे, दीज आर नाइस पीपल, दीज आर रैशनल पीपल, इनके साथ बिजनेस हो सकता है, हम इनके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका टोटल रिवर्सल जो है हो चुका है।
और जो अब रात के हमले हो रहे हैं, ये जाहिर है कि एक नई पोजीशन है, उस रिवर्सल की इंडिकेशन। जब अच्छा, अब इसमें ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम इन हमलों से पहले ट्रंप के कह चुके हैं कि हम खर्ग आइलैंड के ऊपर ही कब्जा कर लेंगे ताकि ईरानी अपना ऑयल फिर से पंप ही ना कर सकें। और मेरे पास तो सजेशन है कि हम उनके वाटर प्लांट्स, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। ओवरऑल ये नोट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थे। उनको लगता है कि उनकी पूरी की पूरी जो एक गेम थी या उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो फेल हो गई। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एनालिसिस इस हवाले से बहुत चुभता हुआ था, जिसमें ये सवाल उठा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को हमला किया ईरान के ऊपर, तो उस वक्त वजह ये दी गई थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खतरा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट पोजीशन गुज़श्ता चंद दिनों में ये थी कि वो तो बहुत नीचे, वो न्यूक्लियर मटेरियल नीचे दफन है। ईरान के पास कोई ऐसी ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं, कैपेसिटी कि उनको वहां से निकाल सके, वो बेकार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम इतना खर्चा क्यों करें, हम उसकी सारी जो कि इतनी मेहनत क्यों करें उसको निकालने के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमला क्यों किया गया था ईरान पे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा पार्शियल किस्म का एनालिसिस था अगेंस्ट ईरान, और वो एनालिसिस ये था कि असल इश्यूज, असल में जो एमओयू साइन हुआ है उसमें जो असल इश्यूज होने चाहिए थे उनका फैसला नहीं हो सका। और असल इश्यूज ये हैं कि ईरान का एक बड़ा खौफनाक मिसाइल प्रोग्राम है, उसके पास हिजबुल्ला, हमास और हूतीज उसके प्रॉक्सीज हैं, उसकी कोई बात नहीं हुई। और इंसानी हकूक जो हैं ईरान के रजीम के, ईरान के अंदर लोगों के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ठीक है, ट्रीटमेंट ज़रूर बुरा किया गया है और ईरान के इंसानी हकूक ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका और इसराइल को ईरानी लोगों के इंसानी हकूक और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको प्रिंसिपल इंटरेस्ट एज पर माई एनालिसिस था कि जंग थी खालिस्तान रजीम चेंज के लिए और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन के लिए। और डिस्ट्रक्शन में ज़ाहिर टारगेट मिसाइल थे, ड्रोन एरियाज, ड्रोन ड्रोन कैपेसिटी थी, और फिर उनके प्रॉक्सीज थे। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन का मतलब ये भी था कि ईरान की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को, अगर रजीम गिरता नहीं है तो फिर ऐसे हालात पैदा करने हैं कि उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है उसको बिल्कुल डिग्रेड कर दिया जाए। प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में, जैसे कि हमने एमओयू में देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे ईरान ने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और ईरान ने वहां से ये प्रपोजल दुनिया के सामने रखा कि हम यहाँ से एक रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। ये रेवेन्यू ईरान क्यों अर्न करना चाहता है? बिकॉज ईरान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि अमेरिका उस पे से सैंक्शंस हटाएगा, उसको एक नॉर्मल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देगा। उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और और फिर यही चीज़ है कि ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है 14 नुकात का, उसका जो 5th पैराग्राफ है उसमें ये लिखवा लिया, अमेरिका की एक तरह से समझेंगे मर्जी के खिलाफ लिखवा लिया कि ईरान और ओमान जो हैं वो एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और ईरान फैसिलिटेट करेगा ट्रैफिक को फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मस। अब अगर आप ट्रम्प की बातें सुने, ट्रम्प की टीम की बातें सुने, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एनालिसिस छप रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि देखें ईरानी जो हैं वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दिमाग ख़राब हो गया है, वो गरूर में चले गए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। और बावजूद इसके कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमने ऑफर की हैं सैंक्शंस उठाने की शक्ल में, ऑयल बेचने की शक्ल में, लेकिन वो उनकी एक इडियोलॉजिकल पोजीशन है, वो एक रेवोल्यूशनरी पोजीशन है। और आफ्टर ऑल इसमें बड़ा वजन भी है। जब आप अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ईरानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नॉर्दर्न पैसेज के अलावा जो उनका अपना पैसेज है, तो दूसरी साइड से जो ओमान की तरफ से पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां से जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहे। और इससे एक ऐसा लगता है कि ईरानी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। लेकिन ईरानी फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। एज पर माई एनालिसिस ईरानी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप जो भी उनको कमिटमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर ईरानियंस को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, उन्हें ट्रस्ट नहीं है। वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिड टर्म्स की वजह से और इसराइल के इलेक्शन की वजह से इसराइलियों ने एक टेक्टिकल विड्रॉल किया है। और इस टेक्टिकल विड्रॉल के जो 60 डेज का टाइम पीरियड है, इसमें भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान का जो लेवरेज है नेगोशिएशन के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, उसका जो कंट्रोल है और उसका सारा का सारा जो खत्ते में उसकी पोजीशन है, उसे कमज़ोर किया जाए ताकि जब फाइनल नेगोशिएशन हो 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, तो ईरान के पास नेगोशिएशन टेबल पे कोई लेवरेज ना हो। और इसीलिए उन्होंने पैराग्राफ 5 के ऊपर इंसिस्ट किया है। इसीलिए वो ओमान के साहिल से जहाज़ों को नहीं गुजरने देना चाह रहे ताकि उनके पास एक नेगोशिएशन रहे। ये असल चीज़ है ना, ये आइडियोलॉजिकल फर्वर है ना रेवोल्यूशनरी इशू है। ये सीधा सीधा जियो स्ट्रेटजी है जिसमें ईरानी फंसे हुए हैं। और
इवन बेस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, अब अगर जाहिर है कि हम ट्रीटर पारसी को सुनेंगे या जॉन मार्शैमर को सुनेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली इसी तरह से ये बात बताएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखते हैं, हारेस को देखते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को देखते हैं, रॉयटर्स में देखते हैं, तो ये जो असल चीज़ है कि दोनों साइड्स के दरमियान में एक एक कशमकश है लेवरेज कम करने की। अमेरिका चाहता है और ईरान चाहता है कि उसका लेवरेज रहे, ये वो चीज़ है जिसका कि झगड़ा हो रहा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इस स्टेज के ऊपर ज़ाहिर है बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, और मैंने कहा कि चंद घंटों में मैं पैट्रियन के ऊपर इसकी मजीद डिटेल जो है वो शेयर करूंगा अपने पे। एनालिस्ट मसलसल होगा क्या, सवाल ये है। अब अगर आप सारे एनालिस्ट को देखें तो अब तक और जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 40 दिन की एयर बॉम्बिंग में, उसके बाद भी जो स्ट्राइक की गई हैं, उससे ये बात साबित होती है कि अमेरिकन एयर पावर की बड़ी सीरियस लिमिटेशंस हैं। अब एक बार फिर सेंटकॉम इस वक्त ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक बेहतर प्लान बनाया है और हम एयर पावर का बेजा इस्तेमाल करके ईरान की सारी कैपेबिलिटीज़ को हम रिड्यूस कर देंगे। इसका भी हम चंद घंटों के बाद पता चलेगा कि रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि रिड्यूस नहीं कर सकेंगे। और लैंड इन्वेजन जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, अमेरिका के पास इतने एसेट्स, इतनी फोर्सेस इस वक्त हैं भी नहीं। और अभी जो हमने देखा कि इमाम खामेनी के जो लास्ट उनका जो फ्यूनरल का प्रोसेस, उनकी जो आखिरी रसूमात का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, और उसकी इस वक्त उसका उनकी जो रिमेन्स हैं वो इराक में है, नजफ की जगह है। तो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट ने, ईरान की जो लीडरशिप है उसने दुनिया को और अमेरिका को ये बावर करवाया है। ये मैं समझता हूँ कि ये रिलीजियस तो है ही नहीं जो कुछ हो रहा है। उन्होंने बावर ये अमेरिका को करवाया है कि हमारे पास सिर्फ ईरान में ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हमारे पास ईरान इराक के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। इराक जो इस वक्त एक प्रो अमेरिकन रजीम है या सिस्टम है, उसके नीचे जितनी भी बेस पॉपुलेशन है वो हमारे साथ अलाइंड है। और अगर आप हमारे ऊपर खुदा न खास्ता लैंड इन्वेजन करते हैं तो पूरा ईरान और इराक का जो एरिया है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और आपके ये इंटरेस्ट में नहीं है कि आप हमारे ऊपर अटैक करें। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और अमेरिकन पॉलिटिक्स भी एक बड़ी जंग के हवाले से बहुत मनफी है। किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस जो है वो जंग के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को और कतर को दोबारा मौका मिलेगा कि ये पहुंच जाएंगे और ये कोशिश करेंगे ईरान और अमेरिका को एक नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए। अगले चंद दिनों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि पाकिस्तानी हो ये कतरी हो, ये सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हैं, एलचीज हैं, और ये एक लुब्रिकेंट का काम यहाँ पे करते हैं। उसमें कौन बेहतर लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर सकता है वो एक अलग चीज़ है। और यही वजह, चूंकि ईरानियों को भी इसका पता है कि ये अमेरिका के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, तो जब नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आते हैं तो ईरानी बड़े जम के नेगोशिएशन करते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट की जो टर्म्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ 5 या आर्टिकल 5 है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से, सारा का सारा एमओयू ही ईरानियंस ने बुनियादी तौर पे अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए लिखवाया। तो उस वक्त वो फिर कतरियों की नहीं सुनते, पाकिस्तानियों की नहीं सुनते, वो अपने इंटरेस्ट में खेल रहे होते हैं। चांसेस क्या है फाइनल सेटलमेंट के, अभी तो हमें क्लियर नहीं है सिचुएशन। चांसेस ये है कि ईरानी चाहते हैं कि अमेरिकन दो चीज़ों में से एक चीज़ उनको दे दें। न्यूक्लियर यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता। जिस वक्त उनको लगेगा कि उनको ये दो चीज़ें जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ ये उनको मिल सकती हैं, वो न्यूक्लियर इशू पे डोनाल्ड ट्रंप को फैसिलिटेट करेंगे। न्यूक्लियर इशू यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको दो में से एक चीज़ चाहिए, या उन्हें सॉलिड गारंटीज चाहिए कि उनसे सैंक्शंस हटेंगी। अभी तक अमेरिका ने इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं की। अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की कमिटमेंट्स को फेल किया जा सकता है। तो कुछ भी प्रोग्रेस अमेरिका ने फंड रिलीज के हवाले से, सैंक्शन हटाने के हवाले से नहीं की है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ईरानियों को एहसास है कि ज़ायनिस्ट लॉबी का एक स्ट्रैंगल होल्ड है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, अमेरिकन कांग्रेस में, और सैंक्शन शायद नहीं हट सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब सैंक्शंस नहीं हट सकेंगी तो फिर उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से रेवेन्यू लेने की परमिशन हो, जहां से चंद बिलियन डॉलर हर महीने वहां से वो उठा सकें, ताकि उनका उसमें से गुजारा हो सके। बिकॉज इस जंग के नतीजे में ईरान की इकोनॉमी को इतना सेटबैक आया है कि अगर उनके पास रेवेन्यूज नहीं होंगे तो रजीम का पीसफुली कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होगा। और उनको पता है कि इसराइली दोबारा वहां पर फसादात जो है वो पैदा कर देंगे। और ईरानियंस को ये लगता है कि जो 60 दिन का सारा टाइम पीरियड था, इसमें ईरान के लेवरेज को कम करने की कोशिश की जा रही है। वो इस सूरत हाल से बिल्कुल भी खुश नहीं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं मजीद कमेंट करूंगा अगले चंद घंटों में। बहुत से और इश्यूज भी इस वक्त मेरे सामने, फॉर इंस्टेंस मैं कमेंट नहीं उनके ऊपर कर रहा, मैं सिर्फ उनका जिक्र करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ ने एक बहुत डिटेल्ड मीडिया ब्रीफिंग की है बलूचिस्तान के हवाले से, जहां वो कह रहे हैं कि 5 जुलाई से 8 जुलाई के दरमियान में कम से कम 42 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं।
जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्रीज भी हैं, 27 पुलिस वाले हैं, सिविलियंस भी हैं। और फिर उन्होंने उसमें अपनी बहुत सी अचीवमेंट बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें किस तरह से फितनातुल हिंदुस्तान भी मुलवस है, इसमें फितना या अल खवारिज भी इसके अंदर मुलवस है। उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है, वो अल खवारिज की टर्म इस्तेमाल करते हैं टीटीपी के लिए, वो फितनातुल हिंदुस्तान की टर्म इस्तेमाल करते हैं बीएलए के लिए। और दोनों के गुज़िश्ता 3-4 दिन में हमले, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है रियासत पाकिस्तान के लिए, इसमें मैं अभी लोग में बात करूंगा। एक यूट्यूबर हैं रेहान तारिक, उनको लाहौर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उनको फिजिकल रिमांड उनका दे दिया गया, उनको जो नेशनल साइबर क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया। एक बड़ी सीरियस किस्म की सिचुएशन है। ब्लासमी का उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गालिबन मुहर्रम के दिनों में या आशूरा के दिनों में किसी और रिलीजियस स्कॉलर के साथ उन्होंने डिस्कशन की और फिर बहुत से लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। पाकिस्तान के कवानीन के अंदर ये एक बड़ी एक मुश्किल किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी गई है, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस इशू को ठीक तरह से समझा नहीं गया कि इसमें किस किस्म के खतरात जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मेरी एक बड़े वेल प्लेस सोर्स से भी बात हुई, वो भी मैं उसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, जिन्होंने मुझे ये बताया कि अपने जहन में जनरल आसिम मुनीर कन्विंस हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हकीकत है ये नहीं, लेकिन वो अपने जहन में हर तरह से कन्विंस हैं, और उनकी बहुत से शायद कुलीग्स ने उनको समझाने की भी कोशिश की है कि ये नेसेसरली ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इमरान खान और बुशरा बीबी को वापस आने से मैं रोक सकूं, बिकॉज कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या सारी सूरत हाल है, इस पे भी मैं बात करूंगा अगले व्लॉग पे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।